जो जम्मू में है वो उस फैसिलिटी ले सकता है, अच्छा, जो दिल्ली का है वो फैसिलिटी नहीं वो फैसिलिटी नहीं सकता। डिलीट तो होता है, डिलीट तो होता है, लेकिन अगर फैमिली में नया मेंबर आए तो उसको ऐड नहीं करेंगे। उसको तो ऐड नहीं करें। तो मतलब आपके वहाँ पर बाइफरकेशन एडिशन डिलीशन नहीं होता? नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं किंग भारती और आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़। 1990 से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों की कहानी तो सबने सुनी है और हर अखबार में, हर मीडिया चैनल पे उनकी कहानी हम दोहराते आ रहे हैं। लेकिन इस त्रासदी में एक चीज़ कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं, वो ये है कि जो एक आम कश्मीरी पंडित जो विस्थापित होकर कश्मीर से 1990 से निकल गया था, जिसको अपने घर से ज़बरदस्ती निकाला गया था, वो किन हालात में इस पिछले 30 सालों से हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। हम लोग जम्मू में रह रहे जो कश्मीरी विस्थापित हैं उनके बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं और उनके बारे में हम बात भी करते हैं और अक्सर उनके रिलीफ रिहैबिलिटेशन के बारे में बात होती है, उनके अकोमोडेशन के बारे में बात होती है और उसके लिए मीडिया भी अग्रसर रहता है और कभी उनकी कंप्लेंट्स होती है या कभी उनके लिए जो सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं वो हम दिखाते रहते हैं। लेकिन आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उन्हीं विस्थापित कश्मीरी पंडितों में से एक वो ऐसे सेक्शन की जो विस्थापित तो हैं, जिनके पास राशन कार्ड भी है, जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड भी है कि वो कश्मीरी विस्थापित है, लेकिन उनको वो सहूलियत प्राप्त नहीं है। उनके साथ एक भेदभाव किया जाता है अपने ही देश में और इसी सरकार से, क्योंकि भेदभाव उनके और जो जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड माइग्रेंट्स हैं, मैं माइग्रेंट्स वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सरकारी खातों में उनका नाम माइग्रेंट्स ही रखा गया है, जबकि कश्मीरी पंडित जो हैं वो इस वर्ड से, इस शब्द से काफ़ी नफरत करते हैं, क्योंकि ये शब्द शुरू से ही एक गलत तरीके से उनके साथ जोड़ा गया है, क्योंकि वो माइग्रेंट नहीं है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं। तो खैर, हम बात कर रहे थे उन लोगों की जो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं थे और उनके साथ जो भेदभाव हुआ अभी तक उनके साथ सरकार ने सौतेला व्यवहार किया, वो सहते आए हैं और उस पर वक्त पर अपनी प्रतिक्रिया भी देते आए हैं। लेकिन जब से धारा 370 इस प्रदेश से हटा है और जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से विलय हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ हुआ, उसके बावजूद पिछले 1 साल में उनके साथ वही सौतेला व्यवहार जारी है जो पहले जम्मू कश्मीर की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनके साथ कर रहे थे। आज हमारे साथ वैसे ही एक आम विस्थापित कश्मीरी पंडित भारत भूषण भट्ट साहब हैं, जो 1990 में अपने घर से निकाले गए, जैसे सबको ज़बरदस्ती निकाला गया था, और वो जम्मू आने के बजाय दिल्ली चले गए और दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट के साथ उन्होंने रजिस्ट्रेशन की। तो उनको क्या दिक्कतें आई हैं पिछले 30 साल से, वो कैसे रह रहे हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। भारत भूषण जी, आपका द राइट न्यूज़ में स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब हम बात कर रहे थे तो हमें मीडिया में भी या बाकी लोगों को भी इतना ज़्यादा पता नहीं था कि दिल्ली में या जो J&K से आउटसाइड जो लोग रजिस्टर्ड हैं कश्मीरी विस्थापित, उनके और जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ जो रजिस्टर्ड है उनमें कोई फ़र्क है। लेकिन जैसा आपने बताया कि काफ़ी भेदभाव रहा है और जबकि पुराने सरकारों ने इसके साथ भेदभाव किया है, तो आप ज़रा थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि क्या, कहाँ आपको लगता है कि आपके साथ गलत व्यवहार हुआ, आपके साथ भेदभाव हुआ? मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये जो आपने 370 की बात करी, बहुत सारे मन में जो प्रश्न है तो उसके हिसाब से जो पीछे भी हमें जाना है। अगर 370 1950s में लगा है, उससे पहले क्या था?
उससे पहले तो 370 नहीं था। अब थोड़ा सा लगा था कि भैया व्यवस्था बदल गई है, 370 हट गया, अब ये अब प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो 5 अगस्त 2019 को ये पारित हो गया, लेकिन 31 अक्टूबर ऑफिशियली तो 31 अक्टूबर से 31 अक्टूबर से हम दिल्ली में यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, हमारा जो सिस्टम यहाँ पे है, सिस्टम है कि भैया डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में कौन डिसीजन देता है? पार्लियामेंट में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज ने स्टैंडिंग कमेटी बनाई जिसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव थे। 2009 में वो अपना स्टेप देते हैं, लास्ट पार्लियामेंट में जो टेबल होता है, इसमें इन्होंने क्या कहा लास्ट में, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, ये 3 पेज का है, 24 पॉइंट के है, जो दिस इज द पॉलिटिकल क्लास स्टैंडिंग कमेटी है। अगर यही 24 पॉइंट वो इंप्लीमेंट करते, हमें कोई मेमोरेंडम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कौन से किस ईयर में किया था इन्होंने? ये लास्ट जो उन्होंने, ये तो पहले से हुआ था, लेकिन जो ये फाइंडिंग, जो लास्ट फाइंडिंग उन्होंने दी थी 2009 में दी, जिसमें वो कैटेगोरिकली वो अपना लास्ट जो प्रोजेक्ट, लास्ट 11 साल इसको भी हो गए। हाँ, जो लास्ट में वो लिख रहे हैं, जो ये स्टैंडिंग कमेटी जो है, इसमें सब पॉलिटिकल पार्टी वो लिख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, दीज पॉइंट्स दे हैव रिकमेंडेड, दीज थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ। बट अब आ जाएंगे हम दूसरे पॉइंट, हम दिल्ली में रहने, क्योस कन्फ्यूजन में, जब मैं 90 में आया, क्योस कन्फ्यूजन में मैंने रजिस्ट्रेशन करी विद दिस नोशन कि भैया गवर्नमेंट भैया आपको वापस जाना है, आपको वापस जाना है। तो रजिस्ट्रेशन हो गई, कोई चचेरा भाई साथ था, कोई मेरा भाई साथ था, कोई बहन साथ थी, कोई कुछ, रजिस्ट्रेशन हो, दिन बढ़ते गए। जम्मू में क्या हुआ, जम्मू में इनको फिर थोड़ा बहुत ऑप्शन दे दिया गया, भैया अपनी रिकॉर्ड्स क्लियर कर, लेकिन हमें वो फैसिलिटी दिल्ली जैसे में वो नहीं मिली। आप डायरेक्ट दिल्ली चले गए? हम डायरेक्ट दिल्ली चले। तो आपके बाकी रिश्तेदार कुछ जम्मू में रहे? हाँ, मेरे भाई जम्मू में है। अच्छा, आपके भाई जम्मू में? मेरे पेरेंट्स जम्मू में थे। मैं दिल्ली में क्यों गया? जम्मू में वो साधन नहीं था कुछ, तो एक आदमी वहाँ भेजे ताकि घर को संभाले, तो हम तो वहां चले गए। अब वहां पे रजिस्ट्रेशन कर रही दिल्ली गवर्नमेंट से। यहाँ पे जैसे मेरे और है, उनको फिर 2 साल 4 साल के बाद एक ऑप्शन मिला, भैया तुम अब अपना, जिसमें एमनेस्टी आपने दे दिया। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 3-4 ऑर्डर निकले हैं डिफरेंट ईयर्स में, डिफरेंट ईयर्स में निकले हैं, जिसके हिसाब से ये आपने दिखा दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पे आपने कर लो थोड़ा, लेकिन हमें जो 90 में हमने जो वहाँ पे दे दिया है वही है। वहाँ पे क्या, अब हम भी यहाँ पे तो हो रहा है। अगर मैं समझूं कि भैया आपका कोई भी काम मेरे हो, चाहे दिल्ली में हो चाहे और किसी जगह पे हो, जैसे स्टेट सब्जेक्ट्स का इशू था, हमें तो यहाँ ही आना पड़ता था ये लेने के लिए। तो हम इन दैट वे, हमारा ऑफिसर जो है वो रेवेन्यू कमिश्नर है। तो स्टेट सब्जेक्ट के लिए आप वहाँ अप्लाई नहीं करते थे? नहीं करते, आप यहाँ करना पड़ता था, यहाँ आना पड़ता था। फिर बीच में 2-3 साल में एक व्यवस्था बनी कि कमिश्नर साहब 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए दिल्ली आ जाएंगे, रेजलिकेशन वहाँ पे देंगे। अब फैमिली एज भी बढ़ती गई, फैमिली भी बढ़ती गई। हमने 2018 का मैं बताऊंगा आपको, बहुत मुश्किल के बाद 2018 में, 2014 में जब गवर्नमेंट बदली, वहाँ पे होम मिनिस्ट्री से एक ऑर्डर निकाल दिया। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर समिट, वो इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पुटअप केस किया होम मिनिस्ट्री में। तो होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर मैं आपको दिखा सकता हूँ, जिसमें 2018 का वो है, ये देखिए 5 अक्टूबर 2018,
where in Deputy Commissioner Delhi has been ordered for the bifurcation of families in Delhi. But till date, it has not been implemented there. ये होम मिनिस्टर ने दिया हुआ देखिए है सुनील कुमार, अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाइफरकेशन, एडिशन और डिलीशन। Correct. तो मतलब आपके वहां पर बाइफरकेशन, एडिशन, डिलीशन नहीं होता? नहीं होता। हाँ, अगर किसी की डेथ होती है तो हम तुरंत जाते हैं, कंसर्न एसडीएम को देते हैं, वो सूर उससे वो उसका पेमेंट जो है, अगर रिलीफ है तो वो मतलब डिलेक्शन डिलीट तो होता है, डिलीट तो होता है, लेकिन अगर फैमिली में नया मेंबर आया तो उसको ऐड नहीं करेंगे। उसको तो ऐड नहीं करेंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, जैसे आप 90 में गए तो आप उस वक्त यंग रहे होंगे, तो उसके बाद आपके बच्चे हुए या आपकी बहू आई होगी या बेटी की शादी हुई होगी, तो उनका क्या स्टेटस है इस वक्त? वो रजिस्टर्ड हैं कहीं पे, कहीं एग्जिस्ट करते हैं उस राशन कार्ड में कि नो 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 दे आर नॉट। जब मेंशन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, नहीं दे रहा। अब आई कैन शो इस ऑर्डर के बाद भी उस मतलब नहीं। अब हमने क्या किया था, अब हमें भी लगा था उस वक्त कि भैया 370 हट गया, व्यवस्था बदल गई, यूटी बन गया। 31 अक्टूबर से फिर हमने दिसंबर में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमने रिक्वेस्ट किया था कि भैया जम्मू में आपको ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, इसमें क्योंकि हम किसके पास जाएंगे? जो मेरा वहाँ पे हमारा कंसर्न, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, जो मेरा एमपी है, मैं एमपी के पास गया, सर ये हमारी समस्या है। उसने होम मिनिस्ट्री को दे दिया। होम मिनिस्ट्री 3 जनवरी 2020 का है, उन्होंने हम यहाँ पे आके ये रिप्रेजेंटेशन दे दिया। 2-3 चीज़ इसमें, एक तो ये अपना बाइफरकेशन का नहीं, हमने आप रिक्वेस्ट किया कि बाइफरकेशन होगा नहीं वहाँ पे। भैया अगर आप बोलते हो कि यार डिजिटल है, हमारे वहाँ पर ट्रांसफर करो, दोज हु आर इंटरेस्टेड एक एप्लीकेशन देंगे, दोज हु आर इंटरेस्टेड उनको यहाँ पे अलाउ कर लो यहाँ के, ताकि ये फैसिलिटी जो है ये हमें मिले। लेकिन अभी जैसे मैं इसलिए शुरू से 370 पे आया था कि 370 हट गया, हम लोग कश्मीरी पंडित बहुत खुश भी हुए, लेकिन 370 के बाद एक तरह से जो शुरू से चाहते थे कि विलय होगा जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ, तो उसके बाद भी आपको अभी मतलब वो जो आपके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन थी कि भाई जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट आपको रजिस्टर नहीं करती थी, तो वो पिछले 1 साल में भी अभी सॉल्व नहीं हुआ। अरे भाई वही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब हमने ये दे दिया ये PSADV S234 2020, ये 9 जनवरी को एडवाइजर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी जो यहाँ पे सेक्रेटरी है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिजास्टर मैनेजमेंट, उनको भेजे, ये उसका नंबर है कि इनकी आगे आप टेकअप करो। अभी तक कोई जवाब नहीं। अब इस बिटवीन क्या हुआ कि ये जो वायरस की परेशानी आ गई, प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स ऑलमोस्ट समझो आप ख़त्म ही हो गया। जो फैमिलीज वहाँ पे है उन्होंने फिर एक बार भैया यार दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो वहाँ पे देखिए क्या है, फैमिली बड़ी है, एडमिशन ऑटोशन नहीं हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हैं, जो उनको फीड कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में गया भैया, और जो वहाँ पे रिलीफ है ये भी रेगुलर नहीं है, कब मिले कब नहीं मिले, जो वहाँ पे अच्छा यहाँ पे उसके कोई रिलेशन में है, कोई हेल्प करेगा कोई नहीं करेगा। मैं सोचा 30th ऑफ ये जो हमारे सेक्रेटरी है वहाँ पर MHA में जो JNK अफेयर देख रहे हैं, कुछ लोगों ने एक संस्था को अप्रोच करके इनसे दे दिया, रिक्वेस्ट दे दिया, तो उसने ये है वो नंबर 30 जून 2020 एक और यहाँ पे भेज दिया लेटर, दिया इसको देखो, अभी तक कोई बात नहीं। विडम्बना ये है
अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ एरियाज है जहाँ पे जैसे बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं। अब एक भाई जो जम्मू में है, एक भाई दिल्ली में है, दोनों माइग्रेशन करके आए हैं। जो जम्मू में है वो उस फैसिलिटी ले सकता है, अच्छा, जो दिल्ली का है वो फैसिलिटी नहीं सकता। अब मैं दिल्ली में, आज जम्मू में हूँ, पिछले एक हफ्ते से मैं रिलीफ कमिश्नरी में कंसर्न ऑफिसर से गया। मैंने कहा भैया ये क्या है? बोला इसमें आपका नहीं है। मैंने कहा बात क्या है? बोला ये सर्कुलर है। मैं कहा कॉपी दे दूँ। ये अब सर्कुलर भी आप देखेंगे सर, ये क्लियर कट लिखा है यहाँ पे, यू कैन गो थ्रू इट। Registered as a migrant with the Office of Relief Commissioner, Migrant June. इसका मतलब क्या है? Those migrants who are outside J&K, they don't consider them. मतलब इसका ये मतलब जैसे हम लोग अभी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आप बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने कहा कि 1944 से जो आउटसाइड J&K गए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको वो एक कश्मीरी माइग्रेंट ना मान के आपको वो पुराने माइग्रेंट, मतलब कि आप खुद अपने मर्जी से कहीं गए हुए हैं तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करनी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के। हाँ। जैसे यहाँ का माइग्रेंट है तो उसको जैसे राशन कार्ड अपना है, हाँ। वो दे के वो कर लेता है, तो आपके साथ वो नहीं, वो वाला नहीं। मतलब ये आपकी मेन बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन। जैसे आपके ब्रदर, आप कह रहे थे आपके ब्रदर को तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नॉर्मली मिल जाएगा, करेक्ट। आपको पहले रजिस्ट्रेशन भी आपने शायद की भी है, आपने मैंने इसलिए कारण क्या, अगर अब दूसरी बात है, अब उड़ीबना कहाँ पे है? अब कल तक मैं रजिस्टर्ड नहीं था, आज रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन तब भी ये मेरे को अप्लाई होता है। When I talk to the concern, बोला नहीं आप दिल्ली में रह रहे हो, आपको नहीं मिलेगा, क्या कर सकते? अब मेरे लिए आप बता 370 हटना ना हटना, उसका कोई फायदा नहीं, उसका क्या फायदा? और विडंबना कहाँ पे है? अब दूसरी जगह मैं बताऊंगा, जो रिसेंटली हम आए, जो मेरा पड़ोसी था 30 साल पहले, वो किसी और कंट्री में है, परेशानी आ गई, गवर्नमेंट ने उसको वहां से ले आया, हवाई जहाज में ले आया। मेरा भाई कश्मीर में काम कर रहा है, वो चीख के बुला रहा है मेरे को अलाउ कर दो, मैं जम्मू जाना चाहता हूँ, मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा, मेरे को परमिशन दे दो निकलने का। दिया क्या? किसी कंट्री से, चाहे ईरान की बात करो, चाहे आप कजाकिस्तान की बात करो, चाहे बांग्लादेश की बात करो, किसी एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे 30 साल पहले जो पड़ोसी था वो तो आ गए, लेकिन मेरा भाई जो जम्मू से सर्विस करता है वहां पर, उसको परमिशन नहीं दे दिया जम्मू आने का। अब मैं क्या समझूं? तो आपका कुल मिला के आपका ये कहना है कि कश्मीरी जो पंडित है, जो कश्मीरी विस्थापित है, उसने 370 के लिए लड़ा भी बहुत, शुरू से लड़ते आए हैं, और उसके बाद खुशी भी बहुत मनाई, लेकिन उनका एक जो नेशनलिज्म का जो ईगो है वो तो सेटिस्फाई हो गया, नेशनलिज्म का तो उनको शांति मिल गई, लेकिन बेसिक जो उनके जो दिनचर्या है, जो उनका जीवन है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब दूसरा उदाहरण, 2014 में सेंटर में गवर्नमेंट बदली, यहाँ पे अगर आपको रिलीफ कमिश्नर ने एक स्कीम निकाली है, भैया जो ओवर एज है, जो ये ने, उनके लिए सॉफ्ट रूल्स के लिए उन्होंने फॉर्म्स मांगे, सॉफ्ट रूल्स। कुछ लोगों ने फॉर्म भरे दिल्ली से, हमने भी भरे और किसी ने भी भरे। भैया 14 से लेके आज 20 है, उनका कुछ आपको पता नहीं चल रहा है क्या? अगर अब व्यवस्था पहले तो हम मानते हैं कि भैया 370 है, भैया बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, भैया अब 1 साल तो ऑलमोस्ट हो गया, उसी स्कीम को तो निकाल दो। ये काफ़ी सारे कश्मीरी जो विस्थापित हैं उनकी ये कंप्लेंट रहती है कि हमने सोचा था कि अब 2014 से हमारे हालात बदलेंगे, उसके बाद सोचा कि 370 हटने से हालात बदलेंगे, लेकिन
बाकी सब चीज़ें तो छोड़ छोड़ के मतलब जो नेशनलिज्म की बात है या सिक्योरिटी की बात है वो तो ठीक है, लेकिन हमारे अपने हालात जो हैं, जो घर के हालात हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो जो के त्यों पड़े। एज सच अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देता हूँ भैया, ये हम 2009 की बात नहीं करेंगे, हम 2014 की बात नहीं करेंगे, हम 31 अक्टूबर 2019 से लेके आज तक की बात करें। उसमें आप मेरे को बताओ, एक चीज जो है, एक पॉलिसी जो है, एक काम जो है, अगर है कोई, हमारे जनरली क्या होता है कि जब भी किसी के पास जाएंगे, भैया किससे बात करेंगे, आपके पास इतनी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर आपको काम करना है कि भैया जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी उन्होंने मेमोरेंडम दे दिए है, 97% तो सेम है। अगर 3% का डिफरेंस है तो वो 3% छोड़ दो, उस 96 95 पे ये भी हमने भी देखा कि मीडिया में इतने देर रखे भी कि ये भी एक नैरेटिव है बेसिकली, कि नैरेटिव बना दिया गया है कि कश्मीर इनकी लीडरशिप नहीं है, ताकि अपने जो ड्यूटीज हैं उससे पीछा छुड़ाया जाए। अदरवाइज आप सही कह रहे हैं कि जो इश्यूज में कोई डिफरेंस नहीं है, इश्यूज में कोई डिफरेंस नहीं। अभी गवर्नमेंट का एक ये भी कहना है कि हमने आपको 2 MLC दिए पिछले, अब तो खैर नहीं है, लेकिन तो क्या लगता है आपको, जो आपके जो एक हिसाब से हम उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तो नहीं कह सकते, लेकिन एक हिसाब से वो रिप्रेजेंटेटिव्स तो हैं आपके, क्योंकि सरकार ने उनको बनाया है और पर्टिकुलरली कश्मीरी पंडित होने के बहाने बनाया। तो आपको लगता है कि उन्होंने वो इश्यूज उस वक्त गवर्नमेंट के पास जो बेसिक इश्यूज हैं वो उठाए हैं? हाँ, क्यों नहीं उठाया? अब देखिए, जब इतने इस मैस में आप कितने टाइम पे वो बेचारे रहे MLC, ये भी देखिए ना। नया इस में आता है इस, और इस जगह जेड के स्टेट में जहाँ 370 है, जहाँ एक पर्टिकुलर डोमिनेशन है, और उसमें अगर नया आदमी आता है तो उसको तो पहले टाइम लगेगा ये सिस्टम सीखने में, और उनको कितना टाइम लगेगा, हम उनका बेचारे को गला पकड़ लेके भैया तुमने काम नहीं किया, और उसके बाद आगे एडमिनिस्ट्रेशन ने कितना किया ये हाँ, उन्होंने अपने लेवल पे किया, हम उसके लिए नहीं कह रहे। तो भारत भूषण जी, थैंक यू, आपने बहुत विस्तार से हमारे साथ बात की और हमें अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। तो जैसा देखा आपने कि हमारे इस समाज में धारा 370 पे बहुत बातें होती हैं, हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के विलय की बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जब हम एक आम कश्मीरी पंडित से बात करते हैं तो लगता है कि उनके जीवन में कुछ नहीं बदला। हाँ, वो खुश ज़रूर हैं क्योंकि वो शुरू से राष्ट्रवादी रहे हैं और अभी भी राष्ट्रवाद के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है उस पर वो बहुत खुश हैं, लेकिन उनकी जो अपनी स्थिति है, जो बेसिक उनके जो चीज़ें हैं वो अभी भी नहीं बदली। एक अच्छी बात निकल के सामने आई कि कश्मीरी पंडितों में लीडरशिप की कमी है और इसको इनके आपस में टकराव है। इस नैरेटिव को भी एक आम कश्मीरी पंडित रिजेक्ट करता है, क्योंकि इनका, जैसे भारत भूषण जी ने भी कहा कि चाहे कितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन उनका गोल हमेशा एक ही रहा है, और कभी भी जो हमने भी देखा है कि मीडिया में कभी एक दूसरे के गोल के खिलाफ कभी नहीं गए हैं, और अक्सर हर ऑर्गेनाइजेशन बेशक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करती है, लेकिन गोल उनका सेम रहता है। और तीसरी बात जो उन्होंने अपने MLCs के बारे में बताई, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अक्सर आदत होती है कि वो अपने पॉलिटिशियंस के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने ये किया नहीं, उन्होंने ये नहीं किया, लेकिन इनका कहना है कि हमारे जो MLCs हैं उन्होंने अपने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं और अपने 30 साल के जो हमारी जो पाइल अप हुए चीज़ें हैं उनको बदलते बदलते उनको टाइम लगना था, और लेकिन शायद उनको इतना समय नहीं मिला। तो एक अच्छी बात है। और दूसरी बात जो हम जिस बात पर हमने डिस्कशन शुरू किया कि कश्मीरी जो माइग्रेंट है जो दिल्ली में या
दिल्ली से बाहर यानी कि जम्मू कश्मीर से बाहर रजिस्टर्ड हैं, उनके साथ और जम्मू में रजिस्टर्ड माइग्रेंट्स के साथ एक भेदभाव की जो भावना रही है वो अभी भी जारी है। कश्मीर का विलय भारत के साथ हो गया है, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात तो होती है, लेकिन इनको वो वन राशन कार्ड अभी तक नहीं मिला और अभी भी इनको रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में आके रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है और अभी भी इनको आउटसाइडर ही माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो सरकार इनकी बात सुने, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी दी हैं और इनकी जो ये बेसिक दिक्कतें हैं कि इनको कम से कम कुछ नहीं तो माइग्रेंट्स के एट पार तो लाए। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए द राइट न्यूज़। नमस्कार।